Good morning, students. Yesterday we have done the first three methods of preparation of alkene. Now the fourth method of preparation of alkene is lab method of preparation of alkene. Okay, lab method में बेटा हम वही करेंगे जो हमने पीछे किया था. जिस तरह से हमने अल्कोहल से जो है alkene जो है प्रिपेयर की थी. लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे? रिएक्शन मिक्सचर इज अल्कोहल C2H5OH in ratio 1:2. अल्कोहल में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अल्कोहल. और अल्टीमेटली अब C2H5OH को मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3CH2OH. अब जब मैं इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगी, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट. उसने क्या करना है? पानी बाहर निकालना है. पानी में क्या होता है बेटा? H और OH. तो OH इसका जाएगा और H इसका जाएगा. तो जब यहाँ से H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा तो ये वाला H अपना बॉन्ड यहाँ दे के जाएगा और ये OH नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा. तो बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा? एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2. या आप कह सकते हो कि इस कार्बन का भी एक बॉन्ड टूटा, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड टूटा, इनके पास आके कुछ जुड़ा नहीं, तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बना के, डबल बॉन्ड बना के अपनी जो बॉन्ड टूटा था उसकी कमी पूरी कर ली. तो दिस इज लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. लेबोरेटरी में अगर हमने लार्ज स्केल में एल्कीन बनाना हो, सॉरी, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, लेबोरेटरी में अगर हमने लार्ज स्केल पे एल्कीन बनाना हो तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं. इस मेथड में क्या करते हैं? रिएक्शन मिक्सचर इज अल्कोहल एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 इन रेशो 1:2. अल्कोहल और कंसनट्रेटेड H2SO4 1:2 के रेशो में लिखते हैं. फिर उसके बाद उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट ऐड करते हैं जो कि कैटलिस्ट का काम करता है. सैंड ऐड की जाती है ताकि फ्रोदिंग ना हो सके. फ्रोदिंग होता है बेटा झाग ना बने, ठीक है. सैंड इज एडेड टू अवॉइड फ्रोदिंग एंड देन द मिक्सचर इज हीटेड टू 443 केल्विन. मिक्सचर को 443 केल्विन पे हीट किया जाता है. एल्कीन बनता है. एल्कीन के साथ कहते वाटर भी बनता है और CO2 और SO2 ऑल्सो प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है. क्योंकि आपने बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट भी डाला हुआ है तो SO2 भी रिलीज होगा, ठीक है. एंड रिडक्शन ऑफ H2SO4, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड की रिडक्शन हो जाती है. अब जो हमारे पास ये एडिशनल CO2 और SO2 बने हैं इनको हमने रिमूव करना है, क्योंकि अगर ये रिमूव नहीं होंगे तो ये एल्कीन के साथ प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे, आपको प्योर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. तो जो ये बने हैं CO2 और SO2 उनको रिमूव करना ज़रूरी है. उनको रिमूव करने के लिए हम थोड़ा सा अमाउंट NaOH डालते हैं. NaOH क्या करता है बेटा? वो CO2 के साथ कंबाइन कर जाता है और सोडियम कार्बोनेट बना लेता है और सोडियम कार्बोनेट को ईजिली जो है वो हम रिमूव कर देते हैं. इथीन सिर्फ रह जाता है. इथीन को जो है हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से सेपरेट आउट कर देते हैं जो हमें चाहिए था. तो देखिए इस तरह का अपरेटस होता है. इसमें आपने अपना सारा सामान डाला है, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, अल्कोहल, कैटलिस्ट और सैंड. फिर यहाँ पे जो है ये जो भी इथीन गैस बनेगी बेटा वो फिर यहाँ से हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथीन. नाउ फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन. एल्काइन क्या होते हैं बेटा? ट्रिपल बॉन्ड. अब ट्रिपल बॉन्ड की रिडक्शन से आप एल्कीन बना सकते हो. कैसे बनाओगे बेटा? देखो ट्रिपल बॉन्ड है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो अगर आप कोई एल्काइन ले लेंगे, 4 कार्बन वाला एल्काइन है, ब्यूट, सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 आइन में आपने हाइड्रोजन ऐड की इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्लाडियम, बेरियम सल्फेट एंड सल्फर. कैटलिस्ट जरूर याद रखना, प्लाडियम, बेरियम सल्फेट और सल्फर. जब ये कैटलिस्ट ऐड करोगे बेटा ये वाला बॉन्ड टूटेगा. आपको पता है डबल ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड पहले टूटता है, फिर डबल बॉन्ड एंड फिर सिंगल बॉन्ड. तो सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा. इस कार्बन का बॉन्ड टूटा, इस कार्बन का बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इसमें आ जाएगी, एक हाइड्रोजन इसमें आ जाएगी, एक हाइड्रोजन दूसरी साइड आ जाएगी और आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा बेटा? यू विल गेट एल्कीन, ठीक है. तो एल्काइन में जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे प्लाडियम, बेरियम सल्फेट और सल्फर की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगी, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगी, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा. लेकिन इस प्रोडक्ट में ध्यान रखना, जब आप कैटलिस्ट, प्लाडियम, बेरियम सल्फेट और सल्फर ऐड करोगे तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे ऐड होंगी. जब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे होती हैं तो उसे कहते हैं सिज. उसे क्या कहते हैं बेटा? सिज. तो आपके पास बना है सिज ब्यूट 2 इन, सिज ब्यूट 2 इन, क्योंकि जो है दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे ऐड हुई हैं. अगर आप कैटलिस्ट सेम ब्यूट 2 आइन है
उसमें अगर आप हाइड्रोजन डालोगे, चाहे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ले लो चाहे नेसेंट हाइड्रोजन ले लो, नेसेंट हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। अगर आप सिंगल सिंगल एटम लेते हो तो उसे कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव। अगर आप जो है अपना नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया डालोगे, ठीक है, तो भी होगा तो वही ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगी, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगी, पर जो दोनों हाइड्रोजन है वो ऑपोजिट साइड ऐड होंगी। अगर दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड ऐड हो रही हैं तो आपको मिलेगा ट्रांस प्रोडक्ट। अगर सेम साइड ऐड होती हैं तो सिस प्रोडक्ट, ऑपोजिट साइड ऐड होती हैं तो बेटा ट्रांस प्रोडक्ट। तो दोनों केसेस में आपको एल्कीन ही मिल रहा है, इसमें भी ब्यूट 2 मिल रहा है, इसमें भी ब्यूट 2 मिल रहा है, पर इसमें सिस ब्यूट 2 मिल रहा है, इसमें ट्रांस ब्यूट 2 मिल रहा है। तो ये जब आप प्लाडियम, बेरियम सल्फेट और सल्फर डालते हो, इस रिएक्शन को कहते हैं लिंडलर्स रिडक्शन। किस साइंटिस्ट ने बेटा ये रिडक्शन दी थी? लिंडलर ने। तो उसके नाम से इस रिएक्शन को कहते हैं लिंडलर्स रिडक्शन। जब आप सोडियम और लिक्विड अमोनिया कैटलिस्ट डालते हो, इस रिएक्शन को कहते हैं बर्च रिडक्शन। किस साइंटिस्ट ने ये दी थी बेटा? बर्च ने। तो इसे कहते हैं बर्च रिडक्शन। तो दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, व्हाट इज लिंडलर्स रिडक्शन एंड व्हाट इज बर्च रिडक्शन। ठीक है, तो फोर्थ मेथड हो गया पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। कहता है एल्काइन को जब हाइड्रोजन से ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लाडियम, प्लाडिनम, तो हमें एल्केन्स मिलते थे। जब आपने पिछले साल आपने जब एल्केन चैप्टर किया था, तो एल्केन चैप्टर में आपको याद होगा एल्काइन और एल्कीन में हम हाइड्रोजन ऐड करते थे और हमें अल्टीमेटली एल्केन मिलते थे। ठीक है, कहता कि सिमिलरली अगर मैं उस रिएक्शन को एल्केन की जगह एल्कीन पे भी स्टॉप कर सकती हूँ, एल्काइन से एल्कीन पे भी स्टॉप कर सकती हूँ, पर उसे स्टॉप करने के लिए हमें पर्टिकुलर कैटलिस्ट डालने पड़ेंगे। अगर हम प्लाडियम बेरियम सल्फेट डालते हैं तो उसे कहते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। अगर हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया डालते हैं तो उसे कहते हैं बर्च कैटलिस्ट। लिंडलर कैटलिस्ट से आपको सिस ब्यूटीन मिलता है और बर्च कैटलिस्ट से आपको ट्रांस ब्यूटीन मिलता है। ठीक है बेटा, सिमिलरली कोई नॉर्मल एल्काइन है, उसमें आप अगर सिंपल हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम, बेरियम सल्फेट और सल्फर डालोगे, सेम ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एंड व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट इथीन। कहता अगर टर्मिनल एल्काइन हो, टर्मिनल एल्काइन मीन्स कि उसके आगे कुछ भी ना हो, जैसे इसके दो कार्बन वाला ही एल्काइन है, इसे कहते हैं टर्मिनल एल्काइन, कि जिस कार्बन से आप शुरुआत कर रहे हो उसी पे ट्रिपल बॉन्ड है। टर्मिनल एल्काइन के केस में हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया जो है वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली फर्दर इथीन की रिडक्शन होके आपको एल्केन मिल जाएगा, और क्योंकि हमने रिएक्शन एल्कीन तक स्टॉप करनी है तो हम टर्मिनल एल्काइन के केस में हमेशा लिंडलर्स कैटलिस्ट डालते हैं, दैट इज बेरियम सल्फेट, सल्फर और प्लाडियम। टर्मिनल एल्काइन के केस में हम बर्च रिडक्शन यूज़ नहीं करते। सो दिस इज फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाती है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यू नो, फर्स्ट 3 एल्कीन्स, ये सिंपल है, पढ़ लेना। फर्स्ट 3 एल्कीन्स गैसेज होती हैं, अगली सेकंड लिक्विड होती हैं, उससे आगे वाली सॉलिड होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट कहता जिनका इवन नंबर वाली कार्बन होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ऑड नंबर वाली कार्बन से जो है वो ज़्यादा होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ 3 कार्बन वाली एल्कीन है, 4 कार्बन वाली एल्कीन है, 5 कार्बन वाली एल्कीन है। वैसे तो बेटा जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है, लेकिन ऑल्टरनेशन इफेक्ट क्या होता है? ऑल्टरनेशन इफेक्ट में जो इवन नंबर वाली कार्बन होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर वाली से ज़्यादा होता है। और नॉर्मल अगर मैं बात करूँ सिस और ट्रांस आइसोमर में, तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर इज मोर देन ट्रांस बिकॉज सिस आइसोमर ज़्यादा पोलर होता है, उनकी स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंट्रैक्शन होती हैं, तो सिस जो आइसोमर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ट्रांस आइसोमर क्योंकि बेटा जो सेम ग्रुप होते हैं वो ऑपोजिट साइड में होते हैं, तो एक स्टेबिलिटी रहती है, एक वो ईजीली क्रिस्टल में फिट हो सकते हैं, दे फिट वेल इन द क्रिस्टल, दैट इज़ वाई ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट जो सिमेट्रिक एल्कीन होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है क्योंकि ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। जो नॉन सिमेट्रिक एल्कीन्स होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट नॉन इक्वल टू 0 होता है। सॉल्युबिलिटी, एल्कीन्स खुद नॉन पोलर हैं, आपको पता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, पोलर में डिजॉल्व होता है। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। आई होप आपको समझ आ गई होंगी, बाकी हम बेटा कल करेंगे। थैंक यू सो मच।